Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the Unix Academy. So in today's lecture we will study about the reliability and its types. Basically this topic is very important according to exam point of view and according to the PPSC, FPSC MCQs. So first of all discuss about the reliability. That reliability हम किसे कहते हैं। ये लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा कि ये फ़लाँ चीज़ बड़ी रिलायबल है, ठीक है। जैसे फ्रिज की आपने कमर्शियल्स देखी होंगी कि ये टॉलरेंस बहुत रिलायबल है, या इस तरीके से जो है वो आपने बहुत बार ये लफ्ज़ सुना होगा। तो आज देखते हैं कि रिलायबल कहते किसे हैं, ठीक है। जो लफ्ज़ है रिलायबल का मतलब होता है कंसिस्टेंसी पाई जाती है जिसके अंदर, ठीक है। क्या हो, कंसिस्टेंसी पाई जाए। कंसिस्टेंसी हम कहते हैं तसलसल, ठीक। यानी वो चीज़ जिसके अंदर एक तसलसल पाया जा रहा है, जो एक मुसलसल चीज़ चल रही है, वो होती है कंसिस्टेंसी। अब रिलायबिलिटी का और हमारी असेसमेंट टूल का क्या रिलेशन है, वो इस तरीके से कि जो भी हम असेसमेंट टूल यूज़ करते हैं उसे रिलायबल होना चाहिए। उससे के अंदर क्या होनी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक तसलसल होना चाहिए, स्कोर्स में तसलसल होना चाहिए, ठीक है। मज़ीद इसे समझने के लिए जो है हम इसको नेक्स्ट स्लाइड्स पे स्टडी करते हैं, उसे देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जी, ये हमारे पास जो है वो डायग्रामेटिक एक व्यू है जिसके ज़रिए हम रिलायबिलिटी को समझते हैं। रिलायबिलिटी हम किसे कहते हैं, कंसिस्टेंसी को कहते हैं। जिस तरीके से ये फर्स्ट पिक्चर अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या है, ये रिलायबल है, कंसिस्टेंसी है, यानी एक ही पॉइंट पर जो है वो तीनों एरोज़ मिले हुए हैं, ठीक है। एक ही पॉइंट पर निशाना लगा है, तो ये चीज़ क्या है, रिलायबल, यानी पहली बार लगाया। अब देखें, ये हमारे पास कोई भी हम समझ लेते हैं, ये एक बोर्ड है और हमने जो है वो एक निशाना लगाया, वो हमारा लगा सेंटर में, ठीक है। यानी ये आप इस तरीके से चले लगा लें, ठीक है। पहला निशान इसके अंदर लगा, दूसरा लगाया वो भी इसमें लगा, तीसरा भी इसमें लगा, तो इसका मतलब है ये रिलायबल है, यानी सेम जितनी बार भी हमने लगाया है वो इस दायरे के अंदर चीज़ है, मीन्स कि वो रिलायबल होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप चौथा लगाते हैं और वो बाहर चला जाता है, पांचवा लगाया वो बाहर है, छठा बाहर है, दैट्स मीन कि ये चीज़ क्या है, रिलायबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक तसलसल नहीं है, यानी वो सेम एक कंसिस्टेंसी नहीं आ रही इसमें, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी ये डायग्राम है, इसमें भी क्या कंसिस्टेंसी, यानी तीनों जो हैं वो एक पॉइंट पे चीज़ आ रही है, ठीक है। इसी के साथ जो तीसरी हमारे पास पिक्चर है, ये क्या है, अनरिलायबल है, क्योंकि पहला निशाना यहाँ लगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो ये कोई तसलसल नहीं है, कोई भी इसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं पाई जा रही। अच्छा जी, इसके नीचे एक डेफिनेशन है रिलायबिलिटी की, वो देख लेते हैं। द एक्सटेंट टू विच यर इज़ आ फ्री ऑफ रैंडम मेजरमेंट एरर, यानी जिसके अंदर क्या है, रैंडम एरर नहीं पाए जाते, वो चीज़ क्या होती है, रिलायबल होती है, कंसिस्टेंट होती है, कंसिस्टेंसी होती है उसके अंदर। डेफिनेशन रिलायबिलिटी की देख लेते हैं। रिलायबिलिटी इज़ द डिग्री टू विच एन असेसमेंट टूल प्रोड्यूस स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट, यानी कोई भी जो असेसमेंट टूल हम यूज़ कर रहे हैं वो हम ये बोलें कि वो रिलायबल है। तो कैसे पता चलेगा वो टूल रिलायबल है, वो इस तरीके से कि अगर हमें वो टेस्ट जो सेम टेस्ट है, वो जितनी बार भी हम उस टेस्ट को ले रहे हैं वो हमें सेम रिज़ल्ट अगर दे रहा है, सेम स्कोर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो टेस्ट या फिर जो असेसमेंट टूल है वो रिलायबल है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई भी टेस्ट डेवलप किया, वो आपने एक दिन ले लिया, फॉर एग्जांपल मंडे को ले लिया, ठीक है। दोबारा से अब उस टेस्ट को आप ले रहे हो 2-3 दिन बाद, चले फ्राइडे को ले रहे हैं, अगर जितने स्कोर पहले टेस्ट में उतने स्कोर सेकेंड में भी आए तो दैट्स मीन कि वो टेस्ट क्या होगा, हमारे पास रिलायबल होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया गया है, एक तसलसल पाया गया है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, क्या टेस्ट विल बी रिलायबल, यानी कोई टेस्ट कब रिलायबल होता है, कब कंसिस्टेंट होता है, व्हेन इट गिव्स द सेम रिपीटेड रिजल्ट, यानी ये क्या करे, एक ही तरह का रिजल्ट के अंडर द सेम कंडीशन और हालात भी जो है वो सेम है, तब जाके हमें अगर रिजल्ट भी सेम मिलता है तो वो क्या होगी, हमारे पास रिलायबिलिटी आ जाएगी जी। सो रिलायबिलिटी इज़ डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर, मतलब रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि जो कंसिस्टेंसी है हमारे पास, जो हमारे पास तसलसल है, वो चीज़ हमारे पास क्या आती है, रिलायबिलिटी में आती है जी। रिलायबिलिटी को अब एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि ये एग्जांपल बताइए, जो एक वेइंग स्केल है, यानी वज़न करने वाला स्केल है, वो क्या करता है, डिफरेंट रिजल्ट देता है एवरी टाइम, कांट बी रिलायबल, यानी अगर वेइंग स्केल हमें डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है हर बार, जितनी बार भी हम मेजर कर रहे हैं अपने वेट को, दैट्स मीन कि वो रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं। जब तक सेम रिजल्ट नहीं आते, जब भी हम चीज़ को मेजर करेंगे, अगर सेम रिजल्ट नहीं आता तो दैट्स मीन दैट थिंग इज़ नॉट अ रिलायबल। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी को देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो टाइप हम पढ़ेंगे वो आएगी इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबल, दूसरी आ जाएगी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, तीसरी है इंटर रिलायबिलिटी, फोर्थ वन इज़ सेपरेट हाफ एंड फिफ्थ वन इज़ पैरेलल रिलायबिलिटी। अब इन पांचों को जो है हम बारी बारी पढ़ते हैं डिटेल के साथ। रिलायबिलिटी की फ़र्स्ट टाइप आती है इंटरनल कंसिस्टेंसी। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी के अंदर हम जो है क्रोनबर्ग अल्फ़ा को एक यूज़ करते हैं, थ्योरम को यूज़ करते हैं। बेसिकली जो क्रोनबर्ग अल्फ़ा है, इसको किसने बनाया था, कुंडर रिचर्डसन ने, ठीक है। इसने जो है वो इसको डिस्कवर किया, इसको डिज़ाइन किया है क्रोनबर्ग अल्फ़ा को।
ये जो है एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है आपके पास, ठीक है, कि जो क्रोनबर्ग अल्फ़ा है या इंटरनल कंसिस्टेंसी है, इस टाइप को किसने जो है वो किया है, डिज़ाइन किया है, तो वो है कुडर रिचर्डसन, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या इसमें। क्रोनबर्ग अल्फ़ा आर द मोस्ट कॉमनली यूज टू सी इफ क्वेश्चनेयर विद मल्टीपल क्वेश्चन आर द रिलायबल। जो इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है इसमें क्या किया जाता है कि जितने हमने एक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन बनाए हैं उनको देखा जाता है कि वो क्वेश्चन रिलायबल हैं या फिर नहीं है, ठीक है। क्रोनबर्ग अल्फ़ा किस लिए यूज़ होता है कि दैट यूज टू सी इफ क्वेश्चनेयर with the multiple questions are reliable or not। जी तो ये इसमें आपने याद रखना है। नीचे टेबल दिया गया है, इसको भी एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास जो क्रोनबर्ग अल्फ़ा की वैल्यू आई है, अगर वो आप कह लें कि ग्रेटर दैन या इक्वल टू 0.9 है, तो दैट मीन के जो कंसिस्टेंसी या टेस्ट की जो रिलायबिलिटी है वो एक्सीलेंट है, ठीक है। इसी के साथ अगर हमारे पास क्रोनबर्ग अल्फ़ा की वैल्यू 0.9 से 0.8 यानी पीछे की तरफ जा रही है, तो दैट मीन के वो गुड है। इसी तरीके से 0.8 और 0.7 के दरमियान में आती है तो वो एक्सेप्टेबल हो सकता है। 0.7 और 0.6 के आती है, यहाँ तक आती है, तो दैट्स मीन के जो क्वेश्चन एबल होगा, जो आपका टेस्ट है वो प्रॉपर नहीं, इतना अच्छा नहीं है, बल्कि क्या वो सवाल या माना जाएगा क्वेश्चन एबल होगा। नेक्स्ट क्या 0.6 और 0.5 के दरमियान है, अगर तुम दैट मीन्स कि जो आपके टेस्ट की रिलायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, और अगर 0.5 से कम है बिल्कुल, तो आपका टेस्ट क्या होता है, अनएक्सेप्टेबल है। दैट मीन कि आपका जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। तो ये जो टेबल है इसको आपने अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लेना है फॉर दी MCQs। थैंक यू सो मच। रिलायबिलिटी की सेकंड टाइप है टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी, यानी पहले टेस्ट लिया और दोबारा से जो है वो टेस्ट लिया जाएगा। इसमें क्या होता है कि दो डिफरेंट मौक़ों पर हमने टेस्ट लेना होता है, लेकिन ग्रुप भी सेम होगा, यानी जिस क्लास से या जिन बच्चों से हमने टेस्ट लिया वो स्टूडेंट भी सेम होंगे और टेस्ट जो लिया वो भी सेम होगा, ठीक है। और लेकिन मौके यानी डेज आप कह रहे डिफरेंट है, कुछ दिन बाद ले लिया, तो ये होता है टेस्ट री टेस्ट। अच्छा जी, अब क्या इसमें एडमिनिस्ट्रिंग द सेम टेस्ट ट्वाइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी थोड़ी देर बाद क्या करना है, उस टेस्ट को 2 बार लेना है, ट्वाइस यानी 2 बार लेना है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट करना है। दूसरा क्या, रिजल्ट ऑफ द बोथ टेस्ट आर को रिलेटेड टू वैल्यूएट द रिलायबिलिटी ओवर अ टाइम, यानी फिर दोनों टेस्ट के जो स्कोर आते हैं उनको हमने क्या करते हैं, को रिलेट करते हैं, उनका रिलेशन आपस में जानते हैं कि पहले कितने स्कोर थे और बाद में कितना स्कोर हुआ है, तो उसकी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए। तीसरा क्या आ जाता है कि इस टेस्ट या रीटेस्ट को हम किस, आप कह लेंगे किस थ्योरम से या किस आप स्केल से मेजर करते हैं, दैट इज़ अ पियर्सन्स कोफिशिएंट स्केल है, जिससे के ज़रिए हम क्या करते हैं, मेजर किया जाता है। बेसिकली जो पियर्सन का जो इस टेस्ट का बेस्ट यूज़ है वो कहाँ पे होता है, रेशो और जो इंटरवल स्केल्स वगैरह हैं रेशो के लिए, और जो इंटरवल स्केल हैं उस पर जो है बेस्ट अप्लाई किया जाता है पियर्सन कोफिशिएंट के इस टेस्ट को। अब क्या होता है इसमें, हमने जो पहले टाइम में लिया था टेस्ट, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, यानी उसका जो स्कोर है वो किसके इक्वल होगा, टाइम जो दूसरे टाइम पे टेस्ट लिया गया, ठीक है। तो ये आ जाता है पियर्सन कोफिशिएंट। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इसमें ये आता है पियर्सन में एक और चीज़ जो है वो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देती हूँ, एंड दैट इज़ के जो भी हम इसमें एक स्केल देखा जाता है ना, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और 1 तक जाता है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होकर 1 तक, अगर लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो वो -1 है, अगर राइट साइड पे जाते हैं तो वो +1 होता है, इसके दरमियान में 0.5 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 0.5। अच्छा जी, अब क्या है इसके अंदर के फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वैल्यू आएगी जब हम रिलायबिलिटी चेक करेंगे, अगर वो 0 से 0.5 तक है, दैट्स मीन के वो वीक मतलब थोड़ा रिलायबल, इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी क्या होता जाएगा, जो टेस्ट की नेगेटिव कोरिलेशन शो करेगा, नेगेटिव वैल्यूज़ है ना, ये नेगेटिव कोरिलेशन को शो करेगा, और ये क्या पॉजिटिव कोरिलेशन को शो कर रहा होता है। मीन्स कि अगर यहाँ पर है तो वीक है, और अगर 1 तक चली जाती है तो वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन होगा। इसी तरीके से अगर 0 से इस टाइम जगह पर है तो वो क्या वीक को पॉजिटिव कोरिलेशन, और यहाँ पर अगर लास्ट पे चला जाता है 1 पे, तो दैट मीन कि वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बना रहा है आपस में, यानी जो 2 हमने टेस्ट लिए हैं उनके दरमियान में जो कोरिलेशन हम चेक करें वो क्या है, वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है, वो हम इस स्केल से मेजर कर सकते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में जो कोरिलेशन मैंने भी आपको समझाया, आप देख सकते हैं कि ये 0 से स्टार्ट होता है और ये नेगेटिव कोरिलेशन है, और अगर हम इस साइड पे जाते हैं तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन आता है। और ये क्या है कि जितना जो है वो 0 से जैसे जैसे इस तरफ जाता जाएगा वो नेगेटिव कोरिलेशन बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। जी, तो हमारे पास जो थर्ड टाइप आती है रिलायबिलिटी की, दैट इज़ इंटर रेटर रिलायबिलिटी। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, दैट वी चेक अबाउट द अमाउंट ऑफ द कंसिस्टेंसी
अमंग स्कोर जजमेंट्स, यानी जो स्कोर करने वाला है, जो टीचर बच्चे का टेस्ट चेक करके जजमेंट दे रहा है टेस्ट पे, उसकी कंसिस्टेंसी को देखा जाता है कि पहले टेस्ट में उसने किस तरीके से चेक किया है, वो रिलायबिलिटी है, और दूसरे साइड पे दूसरा जो टेस्ट लिया वो किस तरीके से रेट किया है बच्चों को, तो वो चीज़ इसमें आ जाती है। अब देख लेते हैं क्या डिग्री ऑफ द एग्रीमेंट अमंग द रेटर, यानी जो रेटर्स यानी जो टीचर्स चेक करें उनके दरमियान में कितना जो है इतफाक़ है, ठीक है। इट गिव्स अ स्कोर ऑफ हाउ मच सिमिलैरिटी और द कंसेंसस दैट इज़ इन द रेटिंग गिवन बाय द जजेज, मतलब क्या कि जो जज यानी जो टीचर्स ने स्कोर दिया उसमें कितनी सिमिलैरिटी, यानी पहले टेस्ट में उसने कितना दिया, दूसरे में कितना था, ये चीज़ को जो है वो देखा जाता है। मतलब कि यहाँ पर जैसे डायग्राम के जरिए देख लें कि कोई भी हमने टेस्ट लिया और पहले एक ऑब्जर्वर ने चेक किया और दूसरे ने चेक किया, हम ये देखेंगे पहले टीचर ने और जो दूसरे टीचर ने दोनों टेस्ट को चेक किया अलग अलग, तो उनका आपस में कितना जो है वो सिमिलैरिटी आई है, यानी दोनों का कितना मेथड सेम था, उन्होंने किस तरीके से परसीव किया, सिमिलैरिटी को देखा जाता है इसके अंदर। फोर्थ टाइप आ जाती है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। अब स्प्लिट हाफ में क्या होता है कि हम टेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि स्प्लिट हाफ टेस्टिंग इज़ अ मेजर ऑफ द इंटरनल कंसिस्टेंसी, यानी स्प्लिट हाफ टेस्ट के जरिए इंटरनल कंसिस्टेंसी को भी मेजर किया जा सकता है। ये अब क्या करता है, टेल्स हाउ वेल द टेस्ट कंपोनेंट कंट्रीब्यूट टू कंस्ट्रक्ट दैट बीइंग द मेजर, मतलब क्या है कि इसमें हम देखते हैं कि कितने अच्छे जो टेस्ट के कंपोनेंट है, जो पार्ट्स हैं उसके, वो कितने अच्छे हैं, ठीक है, यानी वो कितने अच्छे से आप कह लें कि वैलिडिटी को या रिलायबिलिटी को मेजर कर पा रहे हैं, उस चीज़ के बारे में हम इसमें देखते हैं। अब पिक्चर के अंदर आप देख लें जैसे कि ये पहला आइटम है, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, टोटल इनकी रिलायबिलिटी इनका चेक करते हैं कि ये जो आपने आइटम्स बनाए हैं वो कितने मतलब आप कह लें कि वैलिड बने हैं, ठीक है, या कितने रिलायबल हैं। सो द फिफ्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ द रिलायबिलिटी इज़ द पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। अब पैरेलल से मुराद क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है, या फिर ये चीज़ जो है ये पैरेलल होती है, यानी साथ साथ जो सिमुलटेनियस है, जो साथ साथ चीज़ चल रही है, वो चीज़ क्या कहलाती है, पैरेलल कहलाती है। या फिर हम इसे कहते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म भी कहते हैं, पैरेलल को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने आपको पिक्चर बनाकर दिखाया था, इस तरीके से होते हैं पैरेलल, हम इस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसके साथ हम अल्टरनेट फॉर्म भी इसे बोल सकते हैं। 2-3 नाम है इसके, एक पैरेलल का, तो पहला नाम क्या है कि ये इक्विवेलेंट है, और दूसरा क्या आता है कि ये अल्टरनेट होता है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर इक्विवेलेंट, ठीक, और दूसरा नाम क्या आता है पैरेलल का, अल्टरनेट, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी, ये तीनों नाम हैं इसके। अच्छा, अब देख लेते हैं क्या, इट यूजेस वन सेट ऑफ द क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 इक्विवेलेंट सेट, यानी अब जो भी हमने एक टेस्ट बनाया है, क्वेश्चन बनाया है, हम क्या करते हैं उसको 2 शक्लों में जो है वो कर देते हैं, और बोथ सेट कंटेन द क्वेश्चन दैट मेजर द सेम कंस्ट्रक्ट नॉलेज और स्किल। मतलब कि जो पैरेलल रिलायबिलिटी अल्टरनेट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी है, इसमें क्या किया जाता है कि इट यूजेस वन सेट ऑफ द क्वेश्चन डिवाइड इनटू 2 इक्विवेलेंट सेट, यानी जो भी हमने क्वेश्चन बनाया उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, और बच्चों से उसके जो स्किल है या नॉलेज है उसको मेजर किया जाता है। जी, तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जो कि हमने रिलायबिलिटी के बारे में था, डेफिनेशन हमने देखी इसकी, और टाइप्स वगैरह देखी हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरी या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ जितने भी बीएड के कोर्सेज है उसके फ्री पीडीएफ मेरे गूगल ड्राइव में अवेलेबल हैं, जिसका लिंक मैं हमेशा कमेंट में दे देती हूँ, तो आप वहाँ पे क्लिक करके जो इजीली पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जी, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।